एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। और मैं आपकी साइंस टीचर ज्योति अग्रवाल आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा एक न्यू चैप्टर जो कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फो। देखो, हमारी डेली लाइफ में आप देखते होगे हाउस फ्लाइज को, देखते हो ना। आप कभी ब्लड टेस्ट कराने जाते होगे तो डॉक्टर एक माइक्रोस्कोप के ऊपर आपके ब्लड को देखता है, उसके अंदर सेल्स को देखता है। वो क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आपने सुना होगा कि बैक्टीरियल डिसीज हो गई किसी को वायरल डिसीज हो गई है। तो बच्चों, ये क्या है? वायरस क्या है? बैक्टीरिया क्या है? ये एल्गे क्या है? तो कम ऑन, चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, करते हैं शुरू। अब देखो बच्चों, माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेक आई से नहीं दिखते। आप देखने की कोशिश करो, अपने यहाँ पे एयर है, आपको लग रहा होगा ना कि मैडम के पास तो एयर है। इस एयर के अंदर बच्चों बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखते। तो फिर इन्हें कैसे देखा जाए? तो हम इनको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। किसकी हेल्प से? मैग्नीफाइंग ग्लास। और कुछ ऑर्गेनिज्म तो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नेक आई से भी और मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी नहीं देख सकते। फिर उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोचो, वी यूज माइक्रोस्कोप फॉर देम। तो हम उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, किन की हेल्प से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। किन किन को? बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ को। किस किस को बच्चों? बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ को। तो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म से बिल्कुल मामूली से जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उन्हें देखने के लिए या तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है या किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की, जिनका साइज बहुत छोटा होता है। उनके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये हमारे होते हैं माइक्रोब्स। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले माइक्रोब्स को किसने ऑब्जर्व किया? एंटन वैन ल्यूवेंक। तो उन्होंने किस किस को डिटेक्ट किया? उन्होंने वायरल डिसीज के अंदर जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है उसे, बैक्टीरियल डिसीज में जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसे डिटेक्ट किया। किसने? एंटन वॉन ने। तो आपको समझ में आया माइक्रोब्स क्या हैं? माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते। तो उन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। अब कौन कौन से होते हैं ये? फंगस हो गया, एल्गे हो गया। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक स्लाइड पे हम देख रहे हैं, आप ध्यान से देखो। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डायरेक्ट नहीं दिखते, हमें इनके लिए क्या जरूरत पड़ती है? एक स्लाइड की जरूरत पड़ती है। जैसे ये हमारी आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स, और ये कैसी हैं? ऑर्गेनिज्म टाइप की हैं। तो इन्हें देखने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो जो मेजर 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं बच्चों, वो कौन से हैं? इट्स बैक्टीरिया, इट्स फंगे एंड प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ये हमारे 4 बेसिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन से बेसिक टाइप हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखो, अगर आप फंजाई भी कह सकते हो और फंगी भी कह सकते हो। ये हमारे जो फंजाई है वो कैसे हमें दिखता है? आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है ना, रोटी होती है, ब्रेड होती है, आप उसको एक दिन के लिए ओवरनाइट रख दो, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आप देखो धीरे धीरे उस पर व्हाइट कलर की एक लेयर डेवलप हो जाएगी। और मम्मा से पूछोगे तो मम्मा कहेंगी कि इस पे तो फंगस लग गई है। ऐसा क्यों होता है कि उस पे फंगस लग जाती है? आप देखोगे कि वो व्हाइट कॉटन जैसी लेयर डेवलप हो जाएगी। वो क्या होती है? हमारी फंगई। ठीक है, फिर हमारे पास है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो अब पहले स्टडी करते हैं हम बैक्टीरिया को। तो बच्चों, बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया हमारे सिंगल सेल्ड, बिल्कुल एक ही सेल होती है, इसके अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी क्या होती है? रिजिड सेल होती है। क्या होती है? रिजिड सेल वॉल होती है। ये तो आपको पता होगा, एक सेल होती है, सेल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है।
ठीक है। और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो उसका एनर्जी हाउस होता है। तो जो हमारे ये ऑर्गेनिज्म है, कौन ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, इनके पास क्या है, रिजिड सेल वॉल है। क्या है बच्चों, रिजिड सेल वॉल है। इनके पास रिजिड सेल वॉल होने की वजह से ये बहुत छोटे से हैं, इतने छोटे कि हम इनको सिर्फ कहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के साथ। किसके साथ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हैं। और वो भी कैसे, जब हम इनकी इमेज 100 to 1000 टाइम बड़ी करते हैं। मतलब अगर ये इतू सा होगा, बिल्कुल इतू सा, तो हम क्या करेंगे, इसकी इतनी बड़ी इमेज बनाकर देखेंगे, तब ये हमें दिखते हैं, वरना ये हमें दिख भी नहीं सकते। तो हम इनको कहाँ पे देखते हैं, हम इनको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से विजिबल है। और इनकी शेप कैसी कैसी हो सकती है, ये है हमारा कोमा शेप और ये है हमारी सफेरिकल। सफेरिकल यानी गोल शेप। तो इनकी दो तरह की शेप्स पॉसिबल है। अभी हम आगे फर्दर और भी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोमा शेप है और सफेरिकल। आप देखो ये कैसी है, टेल लाइक शेप है। ये कैसी है, एक धागे लाइक, टेल लाइक जो शेप है वो किसकी है, बैक्टीरिया की। और ये कैसी शेप्स हैं बच्चों, ये ऐसी शेप्स हैं, ऐसे स्फीयर्स अटैच हो रहे हैं आपस में, तो इनको हम क्या कहेंगे, सफेरिकल शेप। ये ऐसे स्फीयर्स एक लाइन में क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, सफेरिकल शेप। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास आती है रोड शेप एंड स्पाइरल शेप। तो रोड शेप क्या होती है, जो रोड के टाइप की होती है, ऐसे ऐसे जो रोड के टाइप की होगी वो क्या होगी, रोड शेप होगी। देखो यहाँ पे भी जैसे हमारा क्या है, सैल्मोनेला एंड ई कोली। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये किस शेप के हैं, रोड शेप के हैं। इनके अंदर आप ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं और ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके जो डेंट्रीज हैं वो कैसे हैं, थ्रेड लाइक हैं। ठीक है। अब आते हैं हम स्पाइरल शेप पे। स्पाइरल कैसी होती है, ऐसे। ये शेप हमारी क्या होती है, स्पाइरल शेप होती है। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे बुरेलिया, ठीक है, और कौन सी है हमारे पास शेप, और ये हमारे पास देखो ये कैसी शेप है, बिल्कुल हेलिकल शेप। ये हेलिक भी क्या होता है, एक स्पाइरल होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी शेप है बच्चों, या तो हमारे पास क्या क्या हो सकती है, या तो हमारे पास स्फेरिकल शेप हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है, रोड शेप हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है, कॉमा शेप हो सकती है, और या हमारे पास क्या शेप हो सकती है, स्पाइरल शेप। ठीक है। हमारे पास बैक्टीरियाज की 4 तरह की शेप्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी, सफेरिकल शेप, रॉड शेप, कोमा शेप एंड स्पाइरल शेप। तो ये जो शेप है ये हमारी कैसी है, ये एक स्पाइरल जैसी शेप है। ठीक है, ये भी कैसी है, स्पाइरल जैसी शेप। और ये कैसी है, रोड शेप। ये कैसी है बच्चों, रोड शेप है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। कौन कौन सी शेप्स में पाए जाते हैं, स्फेरिकल शेप में, रोड शेप में, स्पाइरल शेप में एंड कोमा शेप में। आपने पीछे एग्जाम्पल देखे कोमा के, यहाँ पे आपने देखे रोड एंड स्पाइरल के। तो ये हमारी कौन सी जो स्पाइरल शेप है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, बुरेलिया एंड ट्रिपोनेमा। और जो रॉड शेप है उसके कौन से हैं, साल्मोनेला एंड ई कोली। तो बच्चे ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब है हमारे पास फंजाई। अब देखो ये तो आपने नॉर्मली देखा होगा, ये हमारे घरों में भी लग जाती हैं। ये क्या होती है, नॉन ग्रीन प्लांट्स। हरे रंग के तो नहीं होते, ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये कैसे कलर की होती है, वाइट कलर की, कॉटन लाइक सी होती है। और ये सारी हमारे खाने पर, ब्रेड के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये कैसे हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि फंजाई का कलर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं हमें खाने के ऊपर। हैंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये क्योंकि ग्रीन नहीं है। अब आप छोटी क्लासेस से आए हो, 6th क्लास में हमने, 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो पौधे खुद का खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे उनका खाना नहीं बनेगा। एंड फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें CO2 चाहिए, वाटर चाहिए एंड
ग्रीन लीफ पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो हमें क्लोरोफिल की भी प्रेजेंस चाहिए होती है। बेचारे फंजाई के पास तो ग्रीन कलर ही नहीं है, उसके पास तो वाइट कलर है। इट मीन्स जो बेचारा फंजाई है वो अपना खाना नहीं बना सकता, वो अपने लिए फूड को जनरेट ही नहीं कर सकता। तो अगर वो खुद के फूड को जनरेट नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा? हम अपना खाना नहीं बना सकते तो हम क्या करते हैं? हम तो मम्मा पे डिपेंड रहते हैं, मम्मा के ऊपर उम्मीद रखते हैं ना कि मम्मा हमारे लिए खाना बनाएंगी। तो यहाँ पे जो बेचारा फंजाई है वो बाकी चीज़ों पे डिपेंड है, जैसे ब्रेड के ऊपर, आपकी रोटी के ऊपर। आप 3 दिन 4 दिन के लिए रोटी रख दो, उसके ऊपर फफूंद, हम डेली लाइफ में उसे फफूंदी बोलते हैं, तो क्या होएगा, उस पर फफूंद लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो हैं ये क्या है बच्चों? बैक्टीरियाज, मतलब एक तरीके से बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अपना खाना ये बना नहीं सकता। अगर ये अपना खाना नहीं बना सकता तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारे खाने के ऊपर, हमारे फूड के ऊपर, है ना। ये हमारे फूड पे डिपेंड करेगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं? जो हमारे खाने के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइट्स। वो क्या होते हैं बच्चों? पैरासाइट्स। तो ये क्या करेगा? ये पैरासाइट्स की तरह रहेगा। तो ये जो हमने इसको, मान लो ये हमारी ब्रेड है, इसके ऊपर क्या होगा? जैसे मान लो ये लग गई, ठीक है, फंजाई लग गई हमारे खाने के ऊपर। अब लग गई है ब्रेड के ऊपर, अब होगा क्या? ब्रेड तो हमारा खाना था, उसके ऊपर ये लग गई, तो ये क्या रहेगी? ये पैरासाइट्स की तरह उसके ऊपर रहेगी। तो ये कौन हो गया? होस्ट, जो उसका खाने को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये कैसे रहते हैं? ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। और ये कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं? अपने होस्ट से, अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जैसे है पेकिनिया। तो ये जो पेकिनिया है वो कहाँ से लेता है? व्हीट लीफ रस्ट से। ठीक है, ये क्या करता है? व्हीट जो गेहूं होता है, गेहूं के ऊपर पेकिनिया जो है वो डेवलप हो जाता है, और वहां से लीफ रस्ट से, ये लीफ रस्ट से क्या करता है? अपना खाना लेता है। पैरासाइट्स जो है, पैरासाइट की तरह उस पर रहता है और वहां से अपना खाना लेता है, जिसकी वजह से वो जो लीफ, जो हमारा व्हीट होता है वो खराब हो जाता है। तो ये व्हीट लीफ रस्ट को जो है वो इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है? अब ये ग्रो तो होगा, ऑर्गेनिज्म है तो ये ग्रो होगा। आपको मैंने बताया था कि ऑर्गेनिजम्स की क्या बेसिक पहचान होती है? उनके अंदर ग्रोथ होती है, तो ये ग्रोथ तो करेगा। तो ये ग्रोथ किस पे करेगा? जिसके ऊपर ये रहेगा। तो ये यहाँ पे ब्रेड के ऊपर अगर लग गया तो ये ब्रेड पे ही ग्रोथ करेगा। तो ये ऑर्गेनिक मैटर से क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो इसे जो अपना खाना पानी चाहिए वो कहाँ से लेगा? ये हमारे ब्रेड से लेगा, और ब्रेड पर ही अपनी लाइफ को आगे ग्रो करना शुरू कर देगा। तो समझ में आया कि फंजाई क्या है? फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। किसी हमारे ब्रेड के ऊपर, हमारे कुक्ड खाने के ऊपर ये उग जाते हैं या लग जाते हैं, और क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनके पास ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है। क्या नहीं है? ग्रीन कलर पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये अपना फूड जनरेट नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चले आगे। अब नेक्स्ट है बच्चों एल्गे। एल्गे क्या होती है? आपने देखा होगा ना, हम लोग ऐसे जाते हैं तालाब के अंदर, तो ग्रीन ग्रीन कलर की एक हमें ऐसे लेयर दिखती है तालाब के ऊपर, और मम्मा कहते हैं कीचड़ है, इसके अंदर पैर मत रखना वरना तुम धंस जाओगे। ऐसा क्यों होता है? ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के, ये हमें बोला जाता है कि आप इसमें फंस जाओगे। ऐसा क्यों होता है? ये बिल्कुल सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है बच्चों। ये कैसे दिखते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ये कैसे हैं? सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। कैसे हैं बच्चों? ये सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जो कहाँ पे मिलते हैं? एक्वस, यानी वाटर के अंदर। ये हमें कहाँ मिलते हैं? वाटर के अंदर। यानी जब भी आप कोई पॉन्ड देखो, कोई रिवर देखो, आप देखते हो ना, आप इसे डेली लैंग्वेज में काई भी बोलते हो। हम इसे डेली लैंग्वेज में
काई भी बोलते हैं एल्गे को। तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में भी जैसे बाथरूम के पास, वॉशरूम के पास जब आप पानी का फ्लो करते हो तो वहां पे भी बहुत ज़्यादा काई डेवलप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स हैं जो खुद अपने आप उग जाते हैं। प्लांट नहीं कहेंगे, हैं तो ये ऑर्गेनिज्म लेकिन प्लांट जैसे हैं। तो ये ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है इनकी, जो खुद पानी में उग जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये सिंगल सेल है तो इनके अंदर एक सेल वॉल होती है और क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब आपको मालूम है कि जिसमें क्लोरोफिल होता है वो क्या करते हैं? जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं बच्चों? वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी ये क्या करेंगे ग्रीन प्लांट? ये करेंगे फोटोसिंथेसिस। और जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है वो अपना फूड खुद जनरेट करता है, यानी ये खुद के लिए फूड जनरेट कर लेंगे। तो जो एल्गे हैं वो खुद का फूड खुद जनरेट करते हैं। और एल्गे जो हैं वो क्या करते हैं? वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी। यूनिसेल का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। और मल्टी सेल्युलर जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी यानी अरबों में हमारे पास सेल्स प्रेजेंट हैं। हमारे सेल्स जो मिलके क्या बनाते हैं? हमारे सेल हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये जो एल्गे होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं बच्चों और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, यानी उनमें एक सेल भी प्रेजेंट हो सकती है और बहुत सारी सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं डायटॉम्स, ठीक है, और क्या है हमारे पास? सीवीड। जो देखो बच्चे, आपको मालूम होगा, ये आपने पढ़ा होगा कि वीड क्या होते हैं? जो खेतों के अंदर हमें चाहिए नहीं होते, गंदे से बेकार से पौधे खुद से उग जाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? वीड्स। और ये बेकार से पौधे कहाँ पे उग जाते हैं? सी में उग जाते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? सीवीड्स। क्या बोला जाता है बच्चों? सीवीड्स। तो ये हमारे सीवीड्स भी हैं। और क्या है हमारे पास? डायटॉम्स। तो ये इनके कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। और हमारे पास क्या है? डोमनस, ठीक है। डोमोनास भी हमारे पास एल्गे का एक एग्जाम्पल है। तो एल्गे क्या होते हैं? सिंपल प्लांट लाइक होते हैं, लेकिन प्लांट नहीं है ये क्या है? सिंपल प्लांट लाइक हमें दिखते हैं। आप कभी भी जाना इसके तालाब के पास देखना, नदी के पास देखना, अपने वॉशरूम के पास देखना, आपको ग्रीन ग्रीन कलर की काई नजर आएगी, ये वही होती है। एल्गे सिंपली एक, हम इसे अपनी डेली लैंग्वेज में काई बोलते हैं, बिकॉज इसमें ग्रीन लीफ पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अगर जिसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं जो अपना फूड खुद जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये एल्गी भी अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ, अभी हमने पढ़ा कि जो एल्गी है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, यानी उसमें एक सेल भी हो सकती है, और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। तो जो हमारा प्रोटोजोआ है बच्चों वो क्या होता है? यूनिसेल्युलर। प्रोटोजोआ क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अगर हमें प्रोटोजोआ को देखना है तो ये देखो, ये प्रोटोजोआ की पिक्स हैं आपके सामने लगी हुई हैं, ये सारी क्या है? प्रोटोजोआ की पिक्स। और जो ये हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर भी ये जो लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन प्रेजेंट होते हैं? प्रोटोजोआस प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटोजोआस होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? ये भी पैरासाइट्स की तरह ही रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं जो अपनी फूड के लिए, अपनी जरूरतों के लिए किसी और चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? पैरासाइट्स की तरह प्रोटोजोआ रहते हैं किसी और चीज पे, और वहां से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो रहते हैं? गेस्ट की तरह रहते हैं। तो मैनी ऑफ द पैरासिटिक प्रोटोजोआन्स कॉज डिसीज। अब ये देखो, आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। तो ये जो
प्रोटोजोआज होते हैं ये भी हमें क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। कहाँ कहाँ पे करेंगे, अगर ये प्लांट के ऊपर रहेंगे तो प्लांट्स में डिसीज कॉज करेंगे, अगर ये हमारे ऊपर रहेंगे तो हमारे ऊपर डिसीज कॉज करेंगे, और अगर देखो अगर ये प्लांट पे भी रहेंगे तो वहाँ डिसीज करेंगे। फिर हम पौधों से तो अपना खाना खाते हैं, अब पौधों से तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में भी चले जाएंगे और हमें भी बीमार कर देंगे। तो प्रोटोजोआज जो है वो डिसीज कॉज करते हैं कहाँ पे, प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे डिसीज कॉज करते हैं ये, प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमन बीइंग्स में। तो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, आप याद रखना क्या क्या है। अमीबा, अमीबा कैसा दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ। अमीबा ऐसा दिखता है, ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये किसकी स्ट्रक्चर है, इट्स स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं किनकी, प्रोटोजोआस के। अब देखो ये जो वायरस होते हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, वो कैसे डिफरेंट है माइक्रोब से। तो जो वायरस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। वायरसेस क्या हैं बच्चों, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट ये अदर जो हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनसे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, बिकॉज देखो क्या फर्क है इनके अंदर, सबसे ज्यादा जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, वो जो होस्ट होता है उसकी सेल के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जो होस्ट है होस्ट की सेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। वायरस जैसे मान लो आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपको वायरल डिसीज हो गई तो आपकी सेल के अंदर ये और वायरसेस को प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में वायरस हो जाएगा। इसीलिए जो वायरसेस है आपने कंप्यूटर में देखा होगा, कंप्यूटर में भी बोलते हैं ना वायरस आ गया, है ना। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वायरस जो है धीरे धीरे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी को खाने लग जाता है, अंदर फाइलें होती है ना उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी में जब वायरस आता है तो वो हमारी सेल्स के अंदर वायरस को रिप्रोडक्ट करना शुरू कर देता है। वायरसेस के बहुत सारे बच्चे होने शुरू हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। तो यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से वायरस जो है वो अपनी डिसीज कॉज करता है। और वायरसेस देखने में बहुत 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 छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। वायरस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये बहुत ज़्यादा शेप्स और साइजेस में पाए जाते हैं। और इनका जो सबसे पार्टिकल, जो मेन पार्टिकल होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, विरियन। क्या बोलते हैं, विरियन बोलते हैं। अब देखो बच्चे, विरियन के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, तो वहां पे क्या होगा, एक न्यूक्लिक एसिड होगा। अगर किसी आपने पढ़ा होगा कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक पार्ट होता है, तो इसीलिए इसके अंदर जो विरियन होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जो किससे सराउंडेड है, कैप्सिड से। जो किससे सराउंडेड है बच्चों, कैप्सिड से। अब कैप्सिड क्या है, कैप्सिड देखो आपको नाम से पता चल गया होगा, कैप्सिड। कैप्सिड जो है वो एक कोटिंग है, क्या है, कैप है, एक प्रोटेक्टिव कैप है। किसकी बनी होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। तो यानी कैप्सिड इज अ प्रोटेक्टिव कोट। ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव कोट है जो किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। अगर हम प्रोटीन की इन सब यूनिट्स को देखें तो इनको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स। क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स। और आप वायरस को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, आप वायरस को एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हम किससे देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनका साइज बहुत छोटा होता है, ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। तो इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और वायरस के अंदर मेन पार्ट क्या होता है, विरियन। तो जो विरियन है उसके अंदर क्या होता है, कैप्सिड होता है, यानी एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, जो बनी होती है प्रोटीन से मिलकर। ठीक है, और इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स बोलते हैं। तो अब देखो बच्चे, ये अगर आप
हमें नॉन लिविंग थिंग पे वायरस होंगे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनको जिंदा रहने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, खाने पीने के लिए हमारी जरूरत है, सेल्स की जरूरत है, ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है। तो अगर आपकी चेयर पे वायरस होगा तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जब वो आपकी सेल के अंदर यानी आपकी स्किन के अंदर एंट्री कर जाएगा तब वो आपको नुकसान करेगा और आपको वायरस डिसीज से क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। तो समझ में आया कि वायरस क्या होता है। वायरस जो है वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं और ये कहां पे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेल्स के अंदर करते हैं। जो वायरस है वो कहां से आते हैं, वो उनके अंदर जो उनका पार्ट है क्या कहलाता है, विरियन। विरियन के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कैप्सिड से ढका होता है, और कैप्सिड क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जो किससे बनी होती है, प्रोटीन से। और इस प्रोटीन की जो सब यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, कैप्सोमर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर्स। और इनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, यानी ये बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं। और अगर हमारे बाहर अगर हमें किसी भी चीज़ पे ये मिलते हैं तो ये कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ये कोई रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही कोई रिएक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ह्यूमन बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में चले जाएंगे जहाँ पे इन्हें सेल मिल जाएंगे, ये वहाँ पे रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे और उस पूरी बॉडी को अफेक्ट कर देंगे। तो समझ में आया बच्चों। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे रह सकते हैं, हर एटमॉस्फेयर में, हर जगह पे। अगर आप आइसी इन्वायरमेंट देखो जहाँ पे आपको ठंड लग रही होगी तो वहाँ पे भी ये रह सकते हैं। अगर आप हॉट इन्वायरमेंट देखो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, ये वहाँ पे भी रह सकते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर तरह के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो करें शुरू। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर काइंड ऑफ सरफेस पे रह सकते हैं, चाहे वो आइसी कोल्ड क्लाइमेट हो यानी बहुत ठंडा मौसम, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स यानी बहुत गर्म मौसम हो। ठीक है, तो ये कहीं भी रह सकते हैं किसी भी टेम्परेचर में। तो अब देखो, अगर आप ये हम गर्मी और सर्दी का हो गया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है रेनी सीजन में बच्चों, एक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, ह्यूमस हो जाती है। तो ये ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में भी कोई भी ह्यूमिडिटी लेवल के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखो ये क्या करते हैं, ये भी पैरासाइट्स की तरह ही रहते हैं इंडिपेंडेंटली। ये दूसरी बॉडीज पे डिपेंड करते हैं। कौन सी दूसरी बॉडी पे, या तो ह्यूमन बॉडी पे या वो एनिमल्स की बॉडी पे डिपेंड करते हैं। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो किसी भी एटमॉस्फेयर में, चाहे वो ह्यूमस एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो बहुत गर्म एटमॉस्फेयर हो, और चाहे वो बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर हो, कहीं पर भी रह सकते हैं। कौन, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ये कैसे रहते हैं, ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। देखो ये ब्रेड पीस है जिसके ऊपर इस वाले पार्ट में क्या लगी हुई है, फंगे। और ये देखो ये ब्रेड से अपना खाना ले रही है और क्या कर रही है, ये ब्रेड के अंदर ही खुद को डेवलप कर रही है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन कर करके अपनी फैमिली को इंक्रीज कर रही है, और जिसकी वजह से हमारा सारा ब्रेड खराब हो जाएगा। अब देखो, अभी आप कहोगे कि मैम आप बोल रहे थे कि जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारा खाना खराब कर देते हैं, हमें अफेक्ट कर देते हैं, हमें बीमारियां लगा देते हैं। यस बच्चों, बट हर एक चीज़ का अगर बुरी साइड होती है तो उसकी अच्छी साइड भी होती है। तो बैक्टीरियाज हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। तो बैक्टीरियाज हमारी हेल्प कैसे करते हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या, देखो आपने देखा होगा कि हमारा जो कूड़ा है, आप लोग कूड़ा फेंकते हो ना, एक हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, एक हमारा इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जिसमें आपका क्या आता है, प्लास्टिक आता है, ग्लास आता है, ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। और ऑर्गेनिक वेस्ट में हमारे पास क्या होती हैं, लीव्स हो गई,
काउ डंक हो गया, ठीक है, और हमारे खाने के छिलके हो गए, वेजिटेबल वेस्ट हो गया। तो हमारे पास दो तरह का वेस्ट घरों से निकलता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो ह्यूमन बींग और एनिमल्स पेड़ पौधों से आता है, जैसे काउ डंक हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, एनिमल्स के शिट हो गई, तो वो सारा क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे जो है ये क्या बनता है, इनसे खाद बन जाती है, जो खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फसलों की प्रोडक्शन के लिए। फसलों को अगर हम बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, खाद चाहिए होती है, मैन्योर। तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हो गया, फायदेमंद हो गया, क्योंकि खाद हमें कहाँ से मिल गई, फ्री में मिल गई, है ना, हमारा तो कुछ नहीं लगा। और इससे हमारी जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में उगती हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा कि ये मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी काम आता है। यस बच्चों, इट्स ट्रू, बैक्टीरिया से ही मेडिसिन की प्रोडक्शन की जाती है। अगर बैक्टीरियाज नहीं होते तो हम मेडिसिन भी नहीं बना पाते, इसीलिए बैक्टीरियाज आर हेल्पफुल टू प्रोड्यूस मेडिसिन। तो मेडिसिन की प्रिपरेशन में बनाई जाती है। आपको पता होगा कि एक ना ऐसे बोलते हैं, अपने जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे से फफोले हो जाते हैं, जिन्हें हम छोटी माता, बड़ी माता, अपनी डेली लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि इसके तो माता निकल आई। अगर बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं बड़ी माता हो गई, और अगर छोटे छोटे फफोले होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, छोटी माता हो गई। पहले ये सारी जो बीमारियां थी इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, मलेरिया का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो क्या किया, जो हमारे बेचारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो आप लोगों में से पढ़ के बनेंगे, उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसे तो हमारे सारे लोग मर जाएंगे, है ना, हमारे पड़ोसी चले जाएंगे, हमारे रिलेटिव्स चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मेडिसिन बनाई। किसकी हेल्प से बनाई, बैक्टीरियाज की हेल्प से, क्योंकि बैक्टीरियाज ही बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अच्छे बैक्टीरिया थे वो हमारी बॉडी में मेडिसिन की तरह डाल दिए, जिसकी वजह से वो बुरे बैक्टीरिया से अच्छे बैक्टीरिया फाइट करेंगे। और जब अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया से फाइट करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी में जो डिसीज होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए जो हमारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे, जो आप लोगों में से पढ़ने की वजह से बन गए, वो क्या बना रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। कहाँ से, बैक्टीरिया से, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। एक बार आप बस ये याद रख लो कि नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करते हैं कौन, बैक्टीरियाज। और जो मिट्टी होती है यानी हमारी सॉइल होती है, इसमें सारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी आप देखो, अगर आप बैलेंस खाना नहीं खाओगे तो आपको जिस भी चीज़ की कमी होगी आपको वो डिसीज हो जाएगी। तो जो मिट्टी है, मिट्टी में हमारी फसलें उग रही हैं, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सारे तरह के, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो अब वो नाइट्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी को कौन कंप्लीट करता है, बैक्टीरिया। तो इट इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मतलब ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को, हमारी मिट्टी को बढ़िया बनाते हैं। कौन बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों, क्योंकि ताकि ज़्यादा फसलें उग सकें, हमारी बेटर क्वालिटी की क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। इसीलिए ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। कैसे, नाइट्रोजन को फिक्स करके, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से हमारी कर्ड बनती है। क्या बनती है, कर्ड डेवलप होती है। और क्या बनता है, चीज़ बनता है, पिकल्स बनते हैं और अदर फूड आइटम्स बनती हैं। आपने देखा होगा कि कर्ड बनाने के लिए मम्मा क्या करते हैं, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो आज अपनी मम्मा से पूछेंगे कि हाउ दे मेक कर्ड। वो क्या करते हैं, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। वो हल्का सा ल्यूकवार्म यानी ना गर्म ना ठंडा दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा सा दही, पहले वाला दही 1 चम्मच डाल देते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं और पूरी रात के लिए ढक के एक जगह पे रख देते हैं। तो जो वो हमने 1 चम्मच दही मिलाया उसमें हमने अच्छे बैक्टीरियाज डाल दिए। अब वो क्या करेंगे, रात भर अच्छे बैक्टीरियाज रिप्रोडक्शन करेंगे। वो धीरे धीरे बैक्टीरियाज की गिनती को डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स एंड
सो ऑन इंक्रीज करते रहेंगे। और जब बैक्टीरिया सभी पूरे दूध के अंदर हो जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही के अंदर। तो इसी तरीके से जो बैक्टीरियाज हैं वो कर्ड बनाने के लिए भी काम आते हैं। तो समझ में आया, बैक्टीरियाज बुरे नहीं हैं, कुछ बैक्टीरियाज अच्छे भी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मेडिसिन बनाते हैं, वो हमारे लिए दही बनाते हैं और हमारी अनदर फूड आइटम्स को भी प्रिपेयर करते हैं। और वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब देखो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और उनके यूज क्या हैं। तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हैं बच्चों। एंटीबायोटिक्स क्या है, मेडिसिन हैं जो क्या करती हैं, डिसीज को स्टॉप करती हैं। अब देखो डिसीज को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। डिसीज आप देखते हो ना, अभी आप बीमार हो जाते हो तो मम्मा क्या करती हैं, मम्मा आपको डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे देता है और बोलते हैं कि मैंने इस बंदे को एंटीबायोटिक्स दिए हैं, बच्चे आप इसको अच्छे से खाना। वो आपको बताता है कि एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को खानी है, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले। तो ये क्या मतलब होता है बच्चों, हमें एंटीबायोटिक्स क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ और जो हमारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में डिसीज को कॉज कर रहे हैं, जो बीमारियों की मेन जड़ होते हैं हमारी बीमारी की, तो डॉक्टर उन्हें खत्म करने के लिए, यानी या तो कंप्लीटली किल हो जाए वो या फिर उनकी ग्रोथ रुक जाए, इसीलिए हमें क्या देते हैं, मेडिसिन देते हैं। और कौन सी देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो अभी देखो सबसे ज्यादा हम एग्जाम्पल यूज करेंगे पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन ने किसे डिस्कवर किया बताओ, पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया, मालूम है आपको, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया पेनिसिलिनियम ने, ठीक है, इसीलिए उसी के नाम पर जो है पेनिसिलिन का नाम रखा गया। और एंटीबायोटिक्स किस लिए यूज किए जाते हैं, एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं किसके लिए, एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिसीज। जो हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं उनको किल करने के लिए क्या किया जाता है, उनको किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों। तो अब देखो एंटीबायोटिक्स क्यों यूज किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। क्या क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि जो हम में बीमारियां हो रही हैं, जो हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिसीज हो रही है, उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो जैसे जो जो हमारी डिसीज हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई से हो रही हैं, उनको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स। और कई बार आपने देखा होगा कि आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, है ना, कई बार हमें खाज खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी किसकी वजह से होती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की वजह से। किसकी वजह से होती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ये एनिमल्स में भी हो जाती है और ह्यूमंस में भी हो जाती हैं। तो इनको रोकने के लिए भी हम किनका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और प्लांट डिसीज को स्टॉप करने के लिए, प्लांट डिसीज, अगर सभी प्लांट्स में डिसीज हो जाएंगी तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, हमें फूड कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं हमारे डिफरेंट प्लांट्स की डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। तो अब देखो आप एंटीबायोटिक्स लोगे, आप तो ऐसे सोचोगे कि मैम ने बोला था कि एंटीबायोटिक्स तो हमें क्योर करते हैं, बैक्टीरिया से बचा के रखते हैं, तो हम पहले ही ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो हमारी बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स हैं वो भी डिसीज कॉज कर सकते हैं, आप बीमार हो सकते हो। तो जब आप बीमार हो ना, जब आपको लगे कि हमें दिक्कत है, तब डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। तो अब देखो हमें क्या लेना चाहिए, प्रिकॉशंस कौन सी यूज करनी चाहिए जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो। तो सबसे पहली प्रिकॉशन क्या करनी है कि आपने अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स नहीं लेने, किसी अच्छे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको यूज करने हैं। क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है कि अगर हमें बीमारी हो गई तो उसके बाद एंटीबायोटिक लेने से अच्छा है हम पहले ही ले लेते हैं, ये होती है ना भावना हम में। तो इस भावना को आपने बिल्कुल खत्म करना है, आपने ऐसा नहीं सोचना। तो हम एंटीबायोटिक्स कब लेंगे, जब हमें एक अच्छा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर एंड
वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स। और ये भी नहीं कि मान लो आपको जुकाम हुआ, डॉक्टर ने दवाई दे दी, आपने ली 2 दिन, उसके बाद आपको लग रहा है कि अब तो जुकाम कम हो गया, अभी मैं दवाई नहीं लूँगा। नो, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, यानी बीच में दवाई मेडिसिन छोड़नी नहीं चाहिए, फिर आपको ज़्यादा भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर आप रॉन्ग डोज लोगे, यानी 2 दवाइयाँ इकट्ठे ले लो या फिर कम या ज़्यादा अमाउंट में लोगे, तो ये हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी उस ड्रग के लिए। अगर क्या कई लोग देखना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा दवाइयाँ ले लेते हैं, फिर दवाइयाँ उन पे असर करना बंद कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए क्या हो गई, हैबिचुअल हो गई। हमारी बॉडी को तो आदत हो गई ना, उसमें कुछ नया तो हुआ ही नहीं, हमारी बॉडी को क्या हो गई, हैबिट हो गई, किसकी, उस मेडिसिन की। तो अब वो मेडिसिन हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं दिखाएगी, तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी पे असर दिखाना बंद कर देती है। और अगर हम ज़्यादा ही अमाउंट में लेंगे तो जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज होंगे, जो हमारे दोस्त वाले बैक्टीरिया होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दवाइयाँ तो उन्हें भी मार देंगी ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि हमें एंटीबायोटिक्स एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में ही और ढंग से ही लेने हैं, ताकि हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज भी बचे रहें, वो भी खराब ना हो, वो भी खत्म ना हो। तो अब जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कोल्ड और फ्लाई डिसीज को क्योर नहीं कर सकते। फ्लू डिसीज हो गई, जितनी भी कोल्ड डिसीज हो गई, और जो घरों में मक्खियाँ होती है ना, हाउस फ्लाई, उनसे भी जो डिसीज होती है उन्हें भी क्योर नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हम ओनली बैक्टीरियल डिसीज को ही क्योर कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब है हमारी वैक्सीन्स, है ना। सबसे ज़्यादा डर लगता है ना इंजेक्शन लगवाने से, मुझे भी बहुत लगता है, मुझे भी लगाना पसंद नहीं है इंजेक्शन, आपको भी डर लगता होगा, दर्द भी होता होगा, लेकिन ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये हमारे दोस्त हैं। तो ध्यान से देखो इसको, ये आपके दुश्मन नहीं हैं, आपको दर्द नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने से बचा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मेडिसिन है, और मेडिसिन बॉडी में डिलीवर की जाती है थ्रू इंजेक्शन। ठीक है, तो पढ़े अभी, तो पढ़ते हैं पैथोजेंस के बारे में। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो हमें डिसीज देते हैं, जो हमें क्या देते हैं, डिसीज देते हैं। और एक होती हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, देखो अभी आपको कोई मारने आता है तो आप भी उसके साथ लड़ाई करते हो ना। तो जब हमारी बॉडी को डिसीज, माइक्रोब्स घेर लेते हैं आके, हमारी बॉडी को डिसीज इफेक्ट करने लगती है, तो हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए फाइट करते हैं, ढिशुम ढिशुम फाइट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम ठीक हो सकें, हमें जो डिसीज सामने से आ रही है वो हमें इफेक्ट ना कर सके। तो जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, एंटीबॉडीज। वो क्या होती हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है फाइट करने के लिए, किनके साथ, जो हमें डिसीज देने आ रहे होते हैं। फिर है बच्चों वैक्सीन्स, ठीक है, या वैक्सीन। तो अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन जो होती है वो हमारी जो जैसे आपके क्या होता है कि हम ना वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड बैक्टीरिया को डाल देते हैं, और वो वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब जब हम डेड ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं ना, तो सामने से जो आ रहा है वो देखते हैं कि ये तो मेरे भाई बहन मरे हुए हैं ना, उनको ऐसे ही लगेगा कि ये उनके दोस्त मरे हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमें हार्म नहीं करते। ठीक है, ये तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, साइंस की लैंग्वेज में देखो क्या होता है कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो क्या होते हैं, मरे हुए। ठीक है, वो क्या होते हैं, या तो वीक होते हैं या क्या होते हैं, डेड होते हैं। वो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अंदर डाले जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कर सकें। वो हार्म तो हमें कर नहीं सकते, तो हमारी बॉडीज उन मरे हुए ऑर्गेनिज्म को देखकर नई अच्छे बैक्टीरिया जो है वो डेवलप करने शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देती है। और ये जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी जो बॉडी में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती हैं, जो हमें डिसीज से बचाती हैं।
तो ये जो है वो वैक्सीन का मेन काम होता है। अब है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन क्या है? जब हम हमारी बॉडी को किससे बचाते हैं? जब हमारी बॉडी को हम पैथोजन से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? ताकि वो हमें डिसीज ना दे सकें, हमें बीमार ना कर सकें। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? वैक्सीन लगवाने जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी आपने पीछे से देखा होगा कि कोरोना आया था, है ना। कोविड-19 ने पूरे कंट्री पे, इवन पूरे वर्ल्ड पे अटैक किया। तो हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई और वो सभी को इंजेक्शन लगाया गया, सभी को लगाया गया, छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक, सबको। तो उस इंजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। क्यों लगाई गई वो? ताकि हमारी बॉडी में कोविड का कोई इफेक्ट ही ना हो। वरना तो आपने देखा ना कि कोविड पैंडेमिक से कितने लोगों की जान गई, तो हमारी भी जा सकती थी। अभी मैं आपके सामने जिंदा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइमिंग पे लिया। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या होता है? पैथोजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या किए जाते हैं? वैक्सीन जो है इंजेक्ट की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम वैक्सीनेशन कहते हैं। अब है माइक्रोब्स कैसे हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। अभी आपने देखा होगा, आप ऐसे ही सड़क पे कूड़ा फेंक देते हो। आपने केला खाया, केले का छिलका थ्रो कर दिया। आपने संतरा खाया, संतरे का छिलका थ्रो कर दिया। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपने देखा होगा काऊ जो है, काऊ डंग हर जगह अवेलेबल होता है। काऊ जहाँ भी बैठती है वहाँ पे काऊ डंग कर देती है ना। ऐसा ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, इसका हमें क्या नुकसान हो जाएगा? ये तो बदबू ही बदबू हो जाएगी। पूरे एटमॉस्फेयर में हम सांस नहीं ले पाएंगे। वी कांट प्रॉपर ब्रीदिंग, है ना। हमारी तो पूरी अच्छे से सांसें ही नहीं आ पाएंगी, हमें सारी जगह बदबू हो जाएगी। आप सारा दिन ऐसे नाक पे हाथ रख के तो नहीं चल सकते हो। तो क्या होता है कि ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं, ये हमारे दोस्त हैं। ये क्या करते हैं? क्लीन करते हैं पूरे एटमॉस्फेयर को। ये उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उनको गलाना शुरू कर देते हैं, जो क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये उनको सिंपल सब्सटेंसेस में, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों बायोडिग्रेडेशन। क्या बोला जाता है? बायोडिग्रेडेशन। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं? इनको डिकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैन्योर, यानी खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये खाद हमारे काम की चीज़ होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि स्मेली चीज़ों से हमें क्या मिल जाती है? छुटकारा मिल जाता है और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है? बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं। अभी कोविड कैसा था, आप मुझे बताओ। कोविड में क्या था कि आपको किसी से हैंडशेक नहीं करना है, आपको अपना मुंह कवर करके रखना है, किसी के घर आना जाना नहीं है ना। था ना कोविड के अंदर, आपने सभी ने देखा है। तो आज अभी हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज। अब देखो क्या होता है कि अगर किसी बंदे को क्या हो गई? डिसीज हो गई। एक बंदा एक बीमारी से डिसीज है, आपने क्या किया? दूसरे बंदे को टच कर दिया, उसको भी सेम डिसीज हो जाएगी। अगर ये कुछ डिसीज क्या होती हैं जो फिजिकल कांटेक्ट से, मम्मा बोलते हैं ना किसी का जूठा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? ताकि अगर अगले को कोई डिसीज है तो वो हम में ट्रांसफर नहीं हो, इसीलिए किसी का जूठा खाना भी नहीं खाते। तो ये क्या है? माइक्रोबियल डिसीज हैं जो कहाँ से स्प्रेड होती हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को। अगर कोई बीमार है तो उससे दूसरे सही पर्सन को हो जाएंगी। कहाँ से? एयर से। हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे छोड़ते हैं। अगर आप अपने दोस्त के सामने सांस लोगे तो उसको भी दिक्कत हो जाएगी, अगर आप माइक्रोबियल डिसीज से इफेक्टेड हो। तो ऐसी जो डिसीज होती हैं जो हमारे फिजिकल कांटेक्ट से, वाटर और फूड से फैलती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, जैसे कौन कौन सी डिसीज हैं हमारे पास? क्या है? चिकन पॉक्स, कॉलेरा एंड कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो दादाजी होते हैं या दादाजी के फादर थे, उनको क्या थी? खांसी की प्रॉब्लम थी, वो सारा दिन खांसते रहते थे। तो बच्चों अगर नॉर्मल खांसी हो तो अलग बात है, वरना अगर 20 दिन से ज़्यादा खांसी रहती है तो वो टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड थे।
अब ये जो हमारी डिसीज हैं ये किससे स्प्रेड होती हैं? ये स्प्रेड होती हैं माइक्रोब से। किनसे स्प्रेड होती हैं बच्चों? माइक्रोब से। ये अपने आप तो हो नहीं सकती। आप ध्यान से देखो, इस बच्चे ने खांसी की तो क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ये जो बैक्टीरियाज थे, वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गए एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मक्खी काट गई तो भी हमें डिसीज जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं। तो जो इन माइक्रोब बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? कैरियर्स। कौन कौन करता है? या तो हाउस फ्लाइज करती हैं, या कौन करता है? मॉस्किटोज। ठीक है, या कौन करता है? मॉस्किटोज। तो कैरियर्स कौन होते हैं? हाउस फ्लाइज हो गई, मॉस्किटोज हो गए। ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? कैरियर, जो किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर क्या करते हैं? डिसीज को कैरी करते हैं और सभी लोगों में स्प्रेड कर देते हैं। तो बच्चों ये था हमारा कम्युनिकेबल डिसीज एंड कैरियर्स। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे खाने को हमारे जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो कैसे खराब कर देती है, कैसे इन्फेक्ट कर देती हैं। तो देखो, अभी ये देखो, आपका खाना था, मान लो ये काऊ डंक है, ठीक है, इससे स्मेल आ रही है, ये क्या है? काऊ डंक। यहां पे आपको दिखेगा कि एक मक्खी बैठी है, मान लो ये मक्खी बैठी है, ये मक्खी यहां से जाएगी, फिर आपने क्या किया? आपने चाय बनाई काफ़ी सारी क्वांटिटी में, यहाँ पे चाय है, तो ये मक्खी आकर इसमें बैठ गई। तो यहाँ पे जो काऊ डंक से इसने बैक्टीरिया उठाए वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए सारे, है ना? जो यहाँ से बैक्टीरियाज इसने लिए वो कहाँ पे हो गए? ट्रांसफर हो गए। किसके अंदर? चाय में ट्रांसफर हो गए। फिर ये चाय आप पी लोगे मक्खी निकाल के, लेकिन बैक्टीरिया तो उसमें ट्रांसफर हो गए। तो एक जो हाउस फ्लाई है वो क्या करती है? गार्बेज पे, बहुत सारे गार्बेज पे बैठती जाती है और एनिमल एक्सट्रैक्ट पे, यानी जो एनिमल्स की शिट होती है वहाँ पे बैठी रहती है। फिर वहाँ से पैथोजन जो हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं? वो हाउस फ्लाइज के साथ चिपक जाते हैं, वहाँ उसके बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। फिर वो हाउस फ्लाई उड़ के क्या करेगी? वो बैठेगी कहाँ पे? अनकवर्ड फूड पे। कहाँ पे बैठेगी वो? अनकवर्ड फूड पे बैठेगी और वहाँ पे वो क्या करेगी? पैथोजन्स ट्रांसफर कर देगी। वहां पे वो क्या करेगी बच्चों? पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देगी, और जो भी उस खाने को खाएगा वो बीमार हो जाएगा, है ना? वो भी क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। क्यों बीमार हो जाएगा? क्योंकि उसने पैथोजेंस वाला खाना खा लिया। इसीलिए क्या करते हैं? खाने को ढक कर रखना चाहिए। अगर ये चाय का कप ढका हुआ होता ना, कवर्ड होता, ये क्या होता? कवर्ड होता, तो ये मक्खी इसके अंदर नहीं बैठ सकती थी, और नहीं बैठती तो पैथोजेंस ट्रांसफर नहीं करती। अगर पैथोजेंस ट्रांसफर नहीं करती तो हम भी बीमार नहीं होते। समझ में आया? और हम समझेंगे कि कैसे हम जो डिसीज हमें होती हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को, और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उन डिसीज को फैलने से। सीखते हैं बच्चों। तो कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो एयर और कांटेक्ट की वजह से फैलती हैं। आप क्या कर रहे हो? आपने किसी को टच कर दिया, बाय चांस हैंडशेक कर दिया आपने, तो आपके थ्रू बैक्टीरियाज उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। या एयर के थ्रू आपने सांस लिया, सामने वाले पर्सन ने सांस लिया, वो क्या होगा कि एयर के थ्रू जो है वो वायरस या जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे, जैसे कोविड के टाइम पे हो रहा था। तो हम इसको रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? कि अगर मान लो आपकी कोई चीज़ है, अगर आपको कोई डिसीज़ है, आप बीमार हो गए हो, तो अपनी कोई भी चीज़, चाहे आपने पानी पिया है तो आप वो अपना जूठा पानी किसी को ना दें, आपने खाना खाया है तो अपना जूठा खाना किसी को ना खिलाएं, और अपनी जो कपड़े हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने तक ही रखो। क्यों? इससे क्या होगा कि अगर आप अपना सामान दूसरे को नहीं दोगे तो बैक्टीरियाज का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कंप्लीट आइसोलेशन में रखें, आपने ये वर्ड सुना होगा कि कोविड के टाइम पे लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था, एक ही जगह में बंद कर दिया जाता था, वहीं पे उनको खाना पानी ट्रांसफर किया जाता था। ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो कहीं पे बाहर निकलेगा तो वो दूसरे पर्सन को इफेक्ट करेगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट आइसोलेशन कर सकते हैं खुद का। और क्या कर सकते हैं? हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं ताकि डिसीज ना फैले।
तो किस किस की वैक्सीनेशन होती है? ट्यूबरक्लोसिस की होती है, चिकन पॉक्स की होती है, पोलियो की होती है, एंड किसकी होती है? मेसल्स की होती है। अब तो आप यहाँ पे कोरोना भी लिख सकते हो, तो कोरोना की भी अभी मेडिसिन वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीनेशन का सहारा ले सकते हैं और अपने बिलोंगिंग्स किसी के साथ शेयर ना करें। फिर है बच्चों, जो डिसीज हमारी स्प्रेड होती हैं वाटर की वजह से और फूड की वजह से। तो जो डिसीज बच्चों वाटर की वजह से और फूड की वजह से ट्रांसफ़र होती हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? तो उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीनेशन का हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन की केयर करें, पर्सनल हाइजीन मतलब हम प्रॉपर नहाएं, अपना सामान खुद तक रखें, अपना जूठा खाना किसी को ना दें, अपना जूठा पानी किसी को ना दें, तो जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके और कैसे कर सकते हैं? गुड सैनिटरी हैबिट्स। गुड सैनिटरी हैबिट्स मतलब आपने खाना खाया, हाथ धोए, खाना खाने से पहले आपने हाथ धोने हैं, और इस तरह की हैबिट्स अगर हम यूज़ करेंगे, गुड सैनिटरी हैबिट्स, तो क्या होगा? जैसे आपने खाना खाया, उसको ढक के रखो। अगर आप कहीं पे आपने किसी सरफेस को टच किया तो साथ के साथ अपने हैंड वॉश कर लीजिए। अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करोगे तो आपको डिसीज नहीं होंगी। और पानी कैसा पीना चाहिए? हमें बॉइल्ड ड्रिंक वाटर, है ना। हमें जो पानी पीना है वो कैसा होना चाहिए? बॉइल्ड होना चाहिए। आजकल तो हम कौन सा पानी पीते हैं? आरओ का वाटर पीते हैं ना, आरओ वाटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, हम बहुत हद तक खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिर है बच्चों कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हमें प्रॉपरली कुक्ड खाना ही खाना चाहिए। अगर हमारा खाना प्रॉपरली कुक्ड नहीं होगा, अगर कच्चा खाना खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लग जाएगा, टमी में भी तो दर्द होगा ना, बेचारे टमी को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रॉपरली कुक्ड खाना ही खाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फूड और वाटर सी डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, ये मच्छर है, हमें काट जाते हैं ना। स्कूल में आपने देखा होगा कई बार हमें खारिश होने लग जाती है, हम सोचते हैं भी पता नहीं क्या हो रहा है, हमें मच्छर खा रहे होते हैं। कई बार गार्डन्स में ऐसा हो रहा होता है, कभी घर में ऐसा हो रहा होता है, ज़्यादातर रेनी सीजन्स के टाइम पे ऐसा होता है। तो हम मॉस्किटो से खुद की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो हम मॉस्किटो से कैसे कर सकते हैं खुद की प्रोटेक्शन? जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इनसे भी हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कैसे? अगर हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रखें। अभी देखो, जहाँ पे पानी कलेक्शन होती है, जैसे कि कूलर के अंदर है पानी कलेक्शन होती है, तो बरसात के दिनों में गवर्नमेंट एडवाइजरी करती है कि किसी भी कूलर का जो पानी है उसे बदलें, पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर आपके घर में कोई टूटा फूटा कबाड़ का सामान होता है तो आप उसे साथ के साथ फेंक दें, अपने घर में ना रखें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मच्छर जन्म लेते हैं, जनरेट होते रहते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और वो आपको क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं। तो जो वाटर है वो कलेक्ट हो सकता है कहीं भी, जैसे कूलर्स में, टायर्स में, और किस में? फ्लावर्स में। तो हमें क्या करना है? उनको क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन जो है उनको रखना है। और इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड्स, जैसे लाल हिट, काला हिट आप लोग स्प्रे करते हो ना अपने घरों में। क्यों करते हैं? ताकि अगर कोई कीड़ियाँ, मच्छर, मक्खियाँ अगर जन्म ले रही हैं तो वो ख़त्म हो जाए और हमें डिसीज़ ना करें। इसीलिए तो इन छोटे छोटे उपायों से हम अपने आप को मॉस्किटो से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमें कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं? मलेरिया एंड डेंगू। डेंगू तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, उसमें प्लेट्स कम हो जाती हैं, है ना। आपने सुना होगा कि उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसको प्लेट्स चढ़ाई जा रही है, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि डेंगू जो है वो मच्छरों की हेल्प से, मतलब मच्छर ही उसको बहुत ज़्यादा फैला देते हैं डेंगू को। और आप देखोगे कि जब रेनी सीजन होता है तो सबसे ज़्यादा मलेरिया एंड डेंगू की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अब कॉमन ह्यूमन डिसीज कौन कौन सी हैं बच्चों? पहले है टीबी। टीबी को कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। और कैसे ट्रांसफर होती है? एयर के थ्रू होती है। आप इन सबको ऐसे ही याद करोगे तो हमारे पास कौन कौन सी डिसीज हैं? पहले है टीबी। देखो, याद करने की ट्रिक भी बता रही हूं आपको। टीबी, बी यानी बैक्टीरिया, ठीक है। फिर है मेसल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। मेसल्स,
चिकन पॉक्स, पोलियो, ये किससे होती है? वायरस से। ये किससे होती है? वायरस से। और क्या कर, ये इनको ट्रांसमिट कौन करता है? एयर, कांटेक्ट और वाटर। कौन कैसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? एयर, वाटर एंड कांटेक्ट। तो जो मेसेज है वो वायरस की हेल्प से होती है, और यहाँ पे कौन सा ट्रांसमिशन है? एयर ट्रांसमिशन, यानी एयर के थ्रू ये फैलती है। फिर है चिकन पॉक्स, ये भी किसकी हेल्प से होती है? वायरस की हेल्प से होती है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर और कांटेक्ट। और पोलियो किससे होता है? वायरस की हेल्प से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या है? एयर एंड वाटर। तो ये जो है, इसके लिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक तो वैक्सीनेशन लेकर, प्रॉपर वैक्सीनेशन कराया जाए, और पर्सन को आइसोलेशन में रखा जाए। और क्या किया जाए बच्चों? पर्सन को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाए। ठीक है। फिर उसके बाद है कलेरा एंड टाइफाइड। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? वाटर एंड फूड। क्या है? जो कोलेरा है वो वाटर एंड फूड से फैलता है। टाइफाइड किसके साथ फैलता है? वाटर से फैलता है। और दोनों को फैलाता कौन है? बैक्टीरिया। दोनों का ट्रांसमिशन एजेंट कौन है? बैक्टीरिया है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, गुड सैनिटरी हैबिट्स मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा साफ सुथरा पानी पी सकते हैं। फिर है बच्चों हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? वायरस। और इसको फैलाने के लिए किस मीडियम की जरूरत होती है? वाटर की। तो जहां भी वाटर होगा आप कैसा पानी पियोगे? साफ सुथरा क्लीन वाटर लोगे। अगर आपका पानी बेकार हो जाएगा, आपका पानी ही अच्छा नहीं है, तो आपको ये सारी डिसीज आके घेर लेंगे। फिर है मलेरिया, और यहाँ पे आप चिकनगुनिया भी लिख सकते हो, डेंगू भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ, इसका मेन सोर्स है। और इसको फैलाते कौन है? मॉस्किटो। तो हम क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं, क्रीम्स लगा सकते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो। तो ये टेबल समझ में आई आप लोगों को? हमने इसमें देखा कि कौन सी बीमारी किससे फैलती है। जैसे मॉस्किटोज जो हैं वो मलेरिया एंड डेंगू को फैलाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कहीं भी पानी इकट्ठे नहीं होने देना, कहीं भी मच्छरों की जनरेशन नहीं होने देनी है। और क्या करना है? हमें अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को साफ रखना है। वी कैन यूज इंसेक्टिसाइड्स टू किल दी मॉस्किटोज। ठीक है। अब है कॉमन डिसीज जो प्लांट्स में होती हैं। अब देखो, एक होता है सिट्रस कैंसर, ये प्लांट के अंदर होते हैं। आप एक दो याद रख लो, आपको काम आएगा। तो सिट्रस कैंसर किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एयर। सिट्रस कैंसर किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। और इसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एयर। अब है रस्ट ऑफ व्हीट। जो व्हीट खराब होता है वो किसकी वजह से होता है? फंगी की वजह से। और ये फैलता किससे है? थ्रू एयर्स, एयर एंड सीड्स। एयर और सीड जो है वो रस्ट ऑफ व्हीट को फैलाते हैं। उसके बाद है बच्चों येलो वीन मोसैक। येलो वीन मोसैक ऑफ ओकरा। ओकरा क्या होती है? भिंडी। ओकरा क्या होती है बच्चों? लेडी फिंगर। ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम है, ये कौन सा नेम है बच्चों? साइंटिफिक नेम किसका? भिंडी का। तो साइंटिफिक नेम है ये लेडी फिंगर का। तो इसमें क्या होता है? येलो विन मोसैक। और ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और फैलता किसकी हेल्प से है? इंसेक्ट की हेल्प से। तो प्लांट डिसीज है, हमने ये टेबल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? सिट्रस कैंकर जो बैक्टीरिया से फैलता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसका? एयर। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट जो किससे फैलता है? फंगी से। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? एयर एंड वीड्स। और फिर है हमारे पास येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी यानी ओकरा। ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और इसको फैलाता कौन है बच्चों? इंसेक्ट्स। तो दीज आर द कॉमन प्लांट डिसीज। अब है कि हम अपना खाना, अपना फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमें अगर अपना फूड प्रिजर्व करना है, हमें अपना फूड बचाना है, तो कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं फूड पार्टिकल्स के ऊपर। वो क्या करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं।
वो क्या करते हैं, समटाइम्स वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम ऐसा खराब सब्सटेंसेस यानी जहरीला खाना खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। बीमार क्या हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमें तो भगवान जी उठा के ले जाएंगे, क्योंकि आप तो गंदा खाना खा रहे हो, जहरीला खाना खा रहे हो, तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसीलिए हमें ऐसा खाना खाने से बचना है, हमें ऐसे फूड को खाने से बचना है। हमें क्या करना है, हमारे खाने को प्रोटेक्ट करना है ताकि उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना बैठें। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बैठेंगे तो वो खाने को भी खराब नहीं करेंगे, ना ही उसको टॉक्सिक बनाएंगे। समझ में आया? अब देखो हम कैसे खाने को स्टोर कर सकते हैं। हम खाने को अचार बना के स्टोर कर सकते हैं। हमने डब्बे में खाने अचार बनाया, हम क्या कर सकते हैं, खाने को अच्छे कैंस में पैक करके बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हम खाने को जैम्स बना के सेव कर सकते हैं, हम खाने को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि हम जैसे चिप्स होते हैं, चिप्स के ऊपर हम नमक लगाकर भी उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, और हम खाने को ड्राई भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा मम्मा क्या करती हैं, मेथी होगी, धनिया हो गया, इनको सुखा लेते हैं। इनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। क्यों सुखाते हैं, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग चल सके। तो हम खाने को स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग, ड्राइंग, जैम्स, पिकलिंग, कैनिंग। तो ये मेथड्स हैं खाने को स्टोर करने के, स्टोरेज ऑफ फूड के। तो अब देखो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम खाने को कैसे सेव कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर देखो ये हमारे अचार के डब्बे हैं, अचार के डब्बों में हम क्या डाल देते हैं, ऑयल और सिरका, विनेगर डाल देते हैं। ऑयल और विनेगर की हेल्प से जो हमारा पिकल है वो खराब नहीं होता। फिर हम क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में आप खाने को स्टोर कर दो, ठीक है। आप उन्हें फ्रिज में रख दो, कोल्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। हम दूध को बॉईल करके रखते हैं, क्योंकि ताकि दूध खराब ना हो। दूध को क्या किया जाता है, जो मिल्क है उसको बॉईल किया जाता है, क्यों, ताकि मिल्क खराब ना हो। ये क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट। और फिर हम चिप्स के डब्बों में क्या करते हैं, नमक डाल के रखते हैं। तो हम फूड की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं नमक से। और क्या करते हैं, हम जैम बनाते हैं, तो जैम में क्या डलती है, चीनी। दीज आर द वेज टू प्रिजर्व फूड। हम खाने को कैसे स्टोर कर सकते हैं, बाय ऑयल विनेगर, बाय एयर टाइट कंटेनर, बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, बाय हॉट ट्रीटमेंट, बाय कॉमन सॉल्ट एंड बाय शुगर। तो अब है बच्चों मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बैक्टीरिया सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन? यू ऑल नो अबाउट आवर एयर सिस्टम। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, 78% नाइट्रोजन को कंटेन करता है, 21% ऑक्सीजन को कंटेन करता है। ये जो नाइट्रोजन है इसकी फिक्सेशन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको छोटी क्लासेस में, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, तो वाटर साइकिल के बारे में बताया था कि समुद्रों के अंदर पानी गर्म होता है, वो बादलों में चला जाता है और बादलों में दोबारा रेन हो जाती है ना। तो यानी हमारे धरती पर पानी की इस तरह से कमी नहीं आती। लेकिन अब नाइट्रोजन, आपको पता चला होगा, आपने पढ़ा कि सॉइल के अंदर जो है वो फसलें उगने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करती हैं। तो एक टाइम पर धरती पे नाइट्रोजन कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, नाइट्रोजन साइकिल भी मेंटेन किया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करती है, नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। नाइट्रोजन क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर है। जो नाइट्रोजन है वो क्या करती है, 78% हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और नाइट्रोजन हमारे अंदर भी पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड विटामिन्स। इसकी जो प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, क्लोरोफिल हो गई और विटामिन्स हो गए, इनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। लेकिन हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं बना सकते।
और ना ही डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने के लिए एजेंट चाहिए। तो वो एजेंट कौन से हैं? नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर या लाइटनिंग। तो ये है बच्चों हमारा नाइट्रोजन साइकिल। आप इसको ध्यान से समझना, मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पर्पल है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो रेड है वो नेचुरल एक्टिविटी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होता है, ये हमारा प्लांट है, ये क्या है, प्लांट हो गए, ट्री हो गए। तो ये कहाँ उग रहे हैं? सॉइल में उग रहे हैं। ये कहाँ पे हो रहे हैं? सॉइल में हो रहे हैं, ना सॉइल के अंदर। अब सॉइल में कौन प्रेजेंट है? बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। फिर ये हमारा घर, यहाँ पे हमारे पेड़ पौधे हैं, ये पौधे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसके अंदर देखो रूट में बैक्टीरियाज लगे हुए हैं, रूट्स में बैक्टीरियाज आपको शो हो रहे होंगे। ये जो रूट में बैक्टीरिया हैं वो भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। आपने क्या किया? यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए। ये तो ह्यूमन करता है, आपने क्या किया? फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल जला दिया, कोयला जला दिया, आपने जला दिया, बर्न कर दिया। अब आपने ये बर्न किया तो यहां से क्या होंगे? आपके अमोनिएट आयन जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे? अमोनिएट आयन, नाइट्रेट आयन जो है वो जनरेट हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारे पास क्या? ये जो नाइट्रेट आयन है ये चले गए पौधों में। ठीक है, क्योंकि हमने फॉसिल फ्यूल जो बर्न किया तो ये क्या हो गए? पौधों के अंदर चले गए। अब ये पौधों में चले गए, पौधे फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेंगे। अब क्या होगा? अब तुम्हें मैं बताती हूँ। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसकी फिक्सेशन होगी। ये साइकिल शुरू हो गया। कुछ तो पौधों ने यूज कर लिया, पौधों के रूट्स ने क्या किया? उसको नाइट्रोजन को फिक्स किया और कन्वर्ट कर दिया किसमें? ये है हमारे अमोनियम आयंस। ये क्या है बच्चों? अमोनियम आयंस। फिर नाइट्रिफिकेशन हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? नाइट्रेट आयंस में। ठीक है, फिर बैक्टीरियास ने इनको फिक्स किया, ये किस में हो गए कन्वर्ट? नाइट्रिक आयंस में। इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% है, बट हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो उसको यूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज की, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। जब हम पौधे लगाते हैं तो वो पौधों की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब रेन होती है, रेन के दौरान क्या होती है? लाइटनिंग होती है। ये लाइटनिंग भी नाइट्रोजन को क्या करने का काम करती है? फिक्सेशन करने का। तो ये हमारा टोटल नाइट्रोजन साइकिल है जो चलता रहता है। आप कोई भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हो, बर्न किया आपने, वो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे बर्न होने के बाद। फिर वो कहाँ पे आएंगे? रूट्स में आएंगे, पौधों की रूट्स में, और पौधों की रूट्स फिर नाइट्रोजन को फिक्स कर देगी। इस तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम चलता रहता है। और फिर मान लो काउडंग हो गया, उसकी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं बैक्टीरियाज, तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है? इस तरीके से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। अब हम समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल के अंदर क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होती रहती है। किस में कन्वर्ट होती रहती है? वो कन्वर्ट होती रहती है नाइट्रोजन के अंदर। वो किसकी हेल्प से कन्वर्ट होती है? बाय द लाइटनिंग प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक कंडीशन है लाइटनिंग, बिजली चमकती है, आपने देखा होगा। तो बिजली के चमकने से और बैक्टीरियाज की हेल्प से, कौन कौन से बैक्टीरिया? राइजोबियम, ठीक है, एजोटोबैक्टीरियल। और ये याद रखना बच्चों, एजो वर्ड भी नाइट्रोजन के लिए ही यूज किया जाता है। एजो वर्ड भी नाइट्रोजन के लिए ही यूज किया जाता है। और एल्गे, राइजोबियम एंड एजोबैक्टीरियल, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। फिर है नाइट्रिफिकेशन। क्या होती है नाइट्रिफिकेशन? अब देखो बच्चों, अमोनिया हमारा होता है NH3, अमोनिया होता है ये NH3, इसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? नाइट्राइट्स में। और ये कन्वर्जन है वो किससे किया जाता है? बैक्टीरिया से।
ये जो कन्वर्जन है वो किससे किया जाता है, बैक्टीरिया से कन्वर्जन किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। तो पहले अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, ठीक है, अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट्स में। तो उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है और ये क्या होती है, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है कि ये जो हमारे प्लांट है, इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं किसको, नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स को। तो ये जितने भी कंपाउंड आ रहे हैं उनको प्लांट्स की रूट सारी क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या कर रही हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही हैं और अनदर कंपाउंड्स बना रही हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब है बच्चों अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजिनियस कंपाउंड के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया है, एनिमल है, सोइल है, ये क्या करते हैं, इन जब ये मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट मर जाते हैं, तो बैक्टीरियाज इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वेस्ट में, कंपाउंड्स में। वे इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस वेस्ट को, और वो वेस्ट कैसा होता है, नाइट्रोजीनियस होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों हम, अमोनिफिकेशन। जब भी कोई प्लांट, कोई एनिमल मरता है तो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, उस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं हमारे कंपाउंड्स में, जिनको हम आगे मैन्योर की तरह यूज करते हैं पौधों को उगाने के लिए। तो ये हमारी प्रोसेस कहलाती है अमोनिफिकेशन। अब देखो आपने नाइट्रिफिकेशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, अब जितने भी आपने कंपाउंड बना लिए उनको वापस नाइट्रोजन में बनाना। आपने नाइट्रेट बनाए, आपने नाइट्राइट बनाए, तो इनको वापस कन्वर्ट करना किसमें, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, अगर हम इनको वापस कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में, जिसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं, किस में रिलीज कर सकते हैं बच्चों, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, डीनाइट्रिफिकेशन। और इन्हें करता कौन है, इन्हें करते हैं हमारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज। तो इस तरीके से ना तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन घटती है और ना ही धरती के अंदर नाइट्रोजन की कमी आती है। जब हमें धरती में चाहिए होती है तो ये बैक्टीरिया उसे धरती के अंदर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब एटमॉस्फेयर में कम होने लगती है तो यही बैक्टीरिया उन नाइट्राइट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। यही प्रोसेस चलती रहती है बार बार। ठीक है, अब हमने क्या सीखा बताओ, हमने सीखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत स्मॉल हैं, उनको हम देखने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हम उन्हें बिना किसी भी चीज के, यानी बिना माइक्रोस्कोप, बिना लेंस के नहीं देख सकते। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी जनरेट हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी में भी हो सकते हैं, और ये ह्यूमस एटमॉस्फेयर में भी जनरेट हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर, वाटर और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं बताओ भाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। क्या क्या करते हैं बच्चों, बैक्टीरिया, फंगे, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। और इनमें क्या होते हैं, वायरस होते हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोब्स। अब है वायरस जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। क्यों है वो डिफरेंट, बिकॉज वायरस अपना काम कहाँ पे करते हैं, बॉडी के अंदर, जबकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बॉडी के बाहर भी रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन वायरस जो हैं वो बॉडी की सेल के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर है बच्चों जो हमारे कुछ माइक्रोब्स हैं वो बहुत यूजफुल हैं। किसके लिए यूजफुल हैं, मेडिसिन बनाने के लिए। अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, और कर्ड को जमाने के लिए। अगर आप दही बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी, और अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। फिर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डेड प्लांट को डिकम्पोज कर देते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंसेस में। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर उनको कन्वर्ट करते हैं। जो मर जाते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स, मान लो एनिमल्स मर जाते हैं, तो उनका जितना भी सब्सटेंसेस होते हैं, अगर वैसे तो वो बदबू फैला देंगे, तो उनको ये जो बैक्टीरियाज हैं वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे खेतों में खाद के रूप में काम आती है। समझ में आया? और हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है। अब है भाई प्रोटोजोआस क्या करते हैं। प्रोटोजोआस तो बहुत गंदे गंदे डिसीज फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, डिस्टेंट्री, ठीक है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पे भी उग सकते हैं, फूड पे ग्रो करते हैं। फूड पे ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं, वो फूड को पॉइजनस कर देते हैं, और अगर हम वो खाना खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इसीलिए हमें पॉइजनस खाना नहीं खाना चाहिए और अपने फूड को कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूट के अंदर रहते हैं। कौन से रूट्स के अंदर, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट यानी जो दाल वाले होते हैं ना, जिनमें दाल होते हैं, सीड्स होते हैं, जैसे राजमा हो गया, मूंग की दाल हो गई। इन प्लांट्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो किसका काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो सॉइल के अंदर वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि अमोनिया और नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स। तो कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने का भी काम करते हैं। फिर है बच्चों, बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में और उसे वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क फ्रीली। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। खेलते रहिए, हंसते रहिए, मस्ती करते रहिए, लेकिन ग्रेट जीनियसेस के साथ कुछ नया सीखते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।